हेलो बच्चों, कैसे? गुड आफ्टरनून। आज सबसे बड़ा अपन एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जो लोग सीए इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं तो उनको लॉ बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो अपन क्या करने वाले हैं, एक एक टॉपिक प्लस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन विद आंसर्स राइटिंग। तो ऐसा अपन एक छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जिसके आपको क्या हो सकता है कि आपका 2-3 महीने में बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा एंड आपको जितने भी डाउट्स है लॉ के वो सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई साहब, वो है आपका डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब इसमें सर पढ़ने का कैसे है, क्या है, मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सीए एग्ज़ाम जो होती है इंटरमीडिएट की बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, इवन आई क्लियर्ड सीएस, एमबीए, बीबीए, लॉ एज वेल। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। इसका आंसर राइटिंग भी कैसे लिखना है वो भी बताऊँगा। अब सबसे सिंपल बात है बच्चों, आपको क्या याद रखना है, मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ कि सबसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये डिविडेंड होता क्या है बेसिकली। मैं आपको तो देखो, डिविडेंड का जनरली क्या मतलब होता है कि जब जब कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा तब तब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। कंपनी के पास कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग प्रोविजंस होती है। दूसरी चीज़ हो सकती है, एक तो 2 टाइप के डिविडेंड हो सकते हैं, एक तो इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। वो भी अपन जानेंगे एकदम अच्छे से। अब पहली चीज़, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? तो डिविडेंड का मतलब होता है इट इज़ नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आप किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो उसके ऊपर जो आपको रिटर्न में मिलता है उसे डिविडेंड कहा जाता है बच्चों, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? तो डिविडेंड डिक्लेयर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड उसको फाइनलाइज करता है जनरल मीटिंग है शेयर होल्डर। तो क्या एक बार डिविडेंड डिक्लेयर किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो क्या उसको बाद में शेयर होल्डर कैंसिल कर सकते होता? तो इसका आंसर नहीं है। इंटरिम डिविडेंड अगर डिक्लेयर करते हो उसके बाद अगर शेयर होल्डर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये बेसिक डिफरेंस होता है, अपन आगे पढ़ेंगे। तो डिविडेंड का सबसे पहले फर्स्ट मीनिंग आपको समझा। डिविडेंड का मतलब होता है इट इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। सेकेंड, रिकमेंडेड एंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर बट इट विच कैन नॉट बी इंक्रीज बाय द शेयर होल्डर। उसके बाद आता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है, इट मीन्स दैट इट रिक्वायर्ड 51% रेजोल्यूशन। एंड डिविडेंड जनरली डिक्लेयर किया था ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू के बेसिस पे बच्चों डिक्लेयर किया जाता है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मैंने कोई शेयर परचेस किया था जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, अभी मार्केट वैल्यू 100 रुपये। तो अगर कंपनी को डिक्लेयर करना है डिविडेंड तो हमेशा फेस वैल्यू पे डिक्लेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको डिक्लेयर करना है डिविडेंड तो कौन सी वैल्यू कंसिडर की जाएगी? फेस वैल्यू। 1 रुपये डिविडेंड या 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो फेस वैल्यू 10 रुपये का शेयर है तो 10% उसका कितना हुआ? 1 रुपये आपको डिविडेंड मिलेगा। तो जनरली फेस वैल्यू पे डिविडेंड आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा, सर व्हाट इज मीन बाय इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड का सिंपल मीनिंग होता है इट्स बिटवीन द 2 जनरल मीटिंग। जब भी आपकी जनरल मीटिंग होती है उसके 2 बीच में जब डिसाइड किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, उसे इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। जनरली ये फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 31 मार्च को जब ये फाइनेंशियल खत्म होता है उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग। ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इनकम्प्लीट डिविडेंड होता है, मतलब इसको आप कैंसिल कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर। बट अगर आप इंटरिम डिविडेंड को अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया, फाइनल डिविडेंड बोल दिया, तो उसके बाद शेयर होल्डर उसको कैंसिल नहीं कर सकते। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने बता दिया। सोर्सेज कहाँ से हो सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, जनरल रिजर्व होता है, फ्री रिजर्व होता है जो जनरली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी हो सकता है एक्यूमुलेटेड, तो ये जनरली यहाँ से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर इन केस कि जिन कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, जैसे आपने कहा कि सर किसी कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है इस साल, तो क्या वो इस साल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? तो कर सकती है बच्चों, क्यों नहीं कर सकती? बट उनका लास्ट 3 साल का उन्होंने जो डिक्लेयर किया होगा डिविडेंड, उसका 3 साल का एवरेज निकलने का। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को 2022-23 में लॉस हो चुका है। अब कंपनी को 22-23 में लॉस है बट कंपनी ने क्या किया है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ 20, 21, 22 में इन्होंने जनरल अराउंड 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो जिस कंपनी को करंट ईयर में अगर लॉस होता है तो उनको क्या करने का? लास्ट 3 साल का एवरेज निकलने का। लास्ट 3 साल का 60/3 इज इक्वल टू 20। तो आप करंट में 20% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो बच्चों। बट दिस इज अ कंडीशन 1, बट दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनी जिनके पास ऑलरेडी लास्ट ईयर में जिन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया होगा या जिनके पास प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये उनके लिए कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होती है बच्चों।
तो उनके लिए कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है। और दूसरी कंडीशन एक होती है कि आप जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करोगे इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ PUC प्लस फ्री रिजर्व। ये कंडीशन 2 है। आप जितना भी डिक्लेयर करते हो डिविडेंड तो याद रखना हमेशा आपका जो पेड अप कैपिटल होता है उसका एंड फ्री रिजर्व होता है उसकी टोटल मिला के उसका 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए बच्चों। फॉर एग्जांपल अगर PUC आपका 100 करोड़ है और FR आपका 100 करोड़ है तो ये दोनों की टोटल 200, तो इसका 10% तो आप मैक्सिमम डिक्लेयर कर सकते हो 20 करोड़ या 20 लाख आप उतना प्रॉफिट डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ये सेकेंड कंडीशन है, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन होती है कि जो भी अमाउंट ऑफ विड्रॉ करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने जो अमाउंट विड्रॉ की फ्री रिजर्व से, ठीक है, आपके पास लॉस हुआ तो आपके पास प्रॉफिट नहीं था तो आपने फ्री रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ की, तो आप कितना मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। तो याद रखना हमेशा जब भी आप अमाउंट विड्रॉ करोगे इट शुड नॉट बी जो अमाउंट विड्रॉ होगी इट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ फ्री रिजर्व। जो अमाउंट विड्रॉ की जाएगी आप इससे ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते, ये हमेशा रखना मैक्सिमम आप इतना ही विड्रॉ कर सकते हो फ्री रिजर्व से। तो यार ना कभी कभी लोग क्या करते हैं जितना भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट फ्री रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं हर साल। ऐसे ही फ्री रिजर्व किसी पर्पज़ के लिए यूटिलाइज करने के लिए इसलिए उसको फ्री रिजर्व कहा जाता है। तो कभी कभी कंपनी नहीं ट्रांसफर कर सकती है, कभी कंपनी कर भी सकती है। दे हैव देयर ओन चॉइसेस, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। कंपनी हैज़ देयर ओन डिस्क्रिप्शन टू ट्रांसफर द प्रॉफिट टू द रिजर्वर्स। तो ये उनके पास ये ऑप्शंस होता है। तो जनरली बच्चों अपन ये चीज़ें पढ़ी है, बहुत ईजी चीज़ है, हमेशा रखना। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना। अगर आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो तो कौन सा, इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड। आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो इट शुड बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर, बट अगर आपने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया इट शुड नॉट बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर। ये सिर्फ अप्रूव कर सकते हैं, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है वो कंपनी क्या करेगी, इस साल उनको लॉस है तो उनको क्या करने का, लास्ट 3 साल का एवरेज निकालने का, पहली कंडीशंस। दूसरी कंडीशन, आपने जितना भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ PUC प्लस फ्री रिजर्व। एंड थर्ड चीज, जो अभी अमाउंट ऑफ विड्रॉ होते हैं इट शुड नॉट बी एक्सीड देन 15% ऑफ PUC। तो इसके PUC का 15% आपका मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी अ PUC का 15% नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशंस आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ती है बच्चों। तो इसके बाद फ्री रिजर्व के भी आपने कंडीशंस पढ़ी। फिर नेक्स्ट होता है सर, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, किसी भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसको क्या करने का है, जनरली 7 दिन के अंदर एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उस स्पेशल अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है, अगर 7 दिन के अंदर। तो याद रखना अगर 30 दिन के अंदर फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर किसी ने भी पैसा अगर क्लेम नहीं किया या कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो 7 दिन के अंदर ये पैसा जाएगा एक स्पेशल अकाउंट में, उसे कहा जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट बच्चों। उसको क्या कहा जाएगा बच्चों, अनपेड डिविडेंड अकाउंट उसको कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन है, याद रखना हमेशा। तो अगर आप कोई भी अमाउंट डिक्लेयर करते हो, डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, तो आपको 30 दिन के अंदर एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है। अगर उसके बाद 30 दिन के अंदर किसी ने क्लेम नहीं किया तो 7 दिन के अंदर एक स्पेशल अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर होता है। और विद इन 90 डेज के अंदर आपको वेबसाइट पे पब्लिश करनी इन्फॉर्मेशन, आपने किसको डिविडेंड दिया किसको नहीं दिया। और दूसरी कंडीशन, अगर ये 30 दिन के बाद, मतलब ये टोटल 90 डेज के बाद, अगर कोई भी इंसान, जनरली ये जो अमाउंट होता है आपका जनरली अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये 7 साल में यहाँ पे पैसा रहता है, तो 7 साल के अंदर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट भी मिलता है। कितना परसेंट बच्चों, 12%। बट इन केस अगर आपने 7 साल के अंदर भी इसको क्लेम नहीं किया तो फिर लास्ट में पैसा ट्रांसफर होता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो 30 दिन के अंदर स्पेशल अकाउंट में, अगर आपने विड्रॉ नहीं किया तो 7 दिन के अंदर अनपेड अकाउंट में, वहाँ पे 7 साल रहेगा। तो 7 साल के अंदर आपने रिप्लाई नहीं किया या क्लेम नहीं किया तो आपका वो पैसा जाएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में चला जाएगा, यह हमेशा रखना। और डिविडेंड डिक्लेयर करना सेक्शन 8 कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने डिपॉजिट में डिफ़ॉल्ट किया है, डिपॉजिट वापस नहीं दिया है, तो ऐसे कंपनी के लिए भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है बच्चों। हमेशा चीज़ याद रखना आपको, समझा बेसिक कंडीशन। और दूसरी चीज़, जो कंपनी इसका कंप्लायंस नहीं करती उसको 18% इंटरेस्ट देना पड़ता है सामने वाले पर्सन को, और 1000 पर डे का फाइन भी लगता है इसको। अब ये अपना हुआ बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपका चैप्टर कितने मिनट में होगा, 7 मिनट में आपका चैप्टर होगा। अब हम आते लास्ट है के क्वेश्चन में। अब देखो, अगर मैं बात करूँ लास्ट का, अभी लेटेस्ट 2023 मई का क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा है जो आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे एक 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे बताया कि भाई साहब इस कंपनी ने लास्ट 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर किया,
तो उसका रेट क्या है 15, 20, 25। अगर मैं इसकी टोटल करूँ तो आ जाएगी कौन सी 60 आ जाएगी। तो 60 की टोटल डिवाइड बाय 3 कितना आएगा 20%। तो कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा कितना परसेंटेज डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है 20% एज पर द कंडीशन 1। ये याद रखना कंडीशन 1 के हिसाब से अगर देखो एज पर सेक्शन 123 उसके हिसाब से देखो आप तो मैक्सिमम 20% कंपनी डिक्लेयर कर सकती है इफ देयर इज अ लॉसेस इन द करंट ईयर। तो ये पहले कंडीशन है। दूसरा अपन देखते हैं क्या हुआ है। फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया भाई साहब 10%, कोई दिक्कत नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वो फाइनल किया 15%। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर फाइनल कर दिया 15% तो इट शुड बी ट्रीटेड एज फाइनल डिविडेंड। तो आप इंटरिम डिविडेंड जब था तब कैंसिल कर सकते थे, बट अभी इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया, इसका मतलब आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर यू शुड पे द डिविडेंड। तो 15% इसका रेट है जो आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं कि शेयर होल्डर ऐसा क्लेम करता है कि भाई साहब ये डिविडेंड 10% है बट एक्चुअली 20% होना चाहिए, इनका कहने का मतलब है। तो भाई साहब इनको कहना चाहिए कि 20% से ज़्यादा आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट ये आपकी कंडीशन फर्स्ट कहती है एज पर कंडीशन फर्स्ट। बट आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया डिविडेंड, कितना डिक्लेयर किया 15%, विच कैन नॉट बी एक्सीड द 20%। सो 15% जो डिक्लेयर किया फाइनल डिविडेंड इट शुड बी ट्रीटेड एज अ गुड डिविडेंड, मतलब ये इसमें कोई वायलेशन नहीं हुआ है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहने का मतलब है कि कंपनी सेक्रेटरी ये कहा कि जिन्होंने 20% डिक्लेयर करना चाहिए था। क्या पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या वेदर कंपनी कैन डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। तो पहला क्वेश्चन है कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है इफ देयर इज अ लॉस, यस डिक्लेयर कर सकती है, बट डिविडेंड कैन नॉट बी एक्सीड द लास्ट 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट होगा उसका 3 ईयर्स का जो एवरेज निकलेगा उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशंस। एंड इफ कंपनी इनकट द लॉसेस, मैंने बता दिया व्हाट शुड बी द करेक्ट रेट। तो पहला होना चाहिए कि जो करेक्ट रेट होगा इंटरिम डिविडेंड का वो इट शुड नॉट बी मोर देन 20%, बट उन्होंने 15% डिक्लेयर किया, दैट शुड बी अ रेट ऑफ डिविडेंड एज पर द सेक्शन 123। तो पहला आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का कि 15% इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक डिसीजन ऑफ द कंपनी इज करेक्ट, व्हाट शुड बी द करेक्ट रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड का जो रेट रहेगा 15% रहेगा बिकॉज इट शुड नॉट बी एक्सीड दैन 20%। तो ये कितने मार्क का क्वेश्चन था बच्चों, सिर्फ 6 मार्क का क्वेश्चन था बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस देना है बच्चों, कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत इजी होता है। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर आपको बहुत और आंसर्स कैसे लिखना है तो लिखना है एज पर सेक्शन 123 ऑफ द Companies Act 2013. So as per the conditions 1, if there is a company incurred the losses in the current year, then it should not be more than last 3 years average profit, that is 20%. So hence therefore, as per the given case, the company already declared final dividend 15%, which is the correct dividend. So hence therefore, company can declare 15% rate of dividend. पहला क्वेश्चन, पहला आंसर। फिर दूसरा आंसर, as per the condition उसका लिखने का, if the interim dividend is declared by the company, then it has chances to rectify by the shareholder. But interim dividend approved by the board of directors, it should be treated as a final dividend and it should not be rectified or it should not be increased by the shareholder. So hence therefore interim dividend rate should be 15%. तो ऐसा अपने ये होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, कोई दिक्कत ही आनी चाहिए। ये था अभी मे का। फिर इसके बाद आया बच्चों एक क्वेश्चन आया जो आपके सामने मैं डिस्कस करने की ट्राई करता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जो मुझे लगा कि आपके साथ शायद डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर लिखा है हाँ, यहाँ पर लिखा है कि कंपनी के पास अभी ये 2022 का है। देखो बच्चों, मैंने सब क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करो। कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड फ्री रिजर्व कितना 75 लाख से लास्ट 5 ईयर्स का, कोई दिक्कत नहीं है। इट हैज़ नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड ड्यूरिंग दिस ईयर्स, मतलब कंपनी में कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो पहली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों पहली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी? क्योंकि कंपनी को 3 साल में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो आप लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो पहला कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। तो अभी लिखा है 75 लाख उसका फ्री रिजर्व है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने लिखा है कि प्रॉफिट हुआ है 12 लाख का। द बोर्ड प्रपोज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड 30 लाख का उन्होंने प्रपोज किया एंड 30% ऑन द पेड अप कैपिटल। तो उन्होंने कहा है कि एग्जामिन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो अभी देख लो इधर 75 लाख का उनका फ्री रिजर्व है, उनके पास इट हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड। द कंपनी प्रपोज अ कॉर्पोरेट पार्ट ऑफ अमाउंट मेकिंग अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, करंटली इट हैज़ प्रॉफिट 12 लाख, अभी 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है। एंड द बोर्ड प्रपोज अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ₹30 लाख, दैट इज 30% ऑफ पेड अप कैपिटल। अब पहली कंडीशन तो एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? तो एज पर सेकंड कंडीशंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 123, सेकंड कंडीशन ये कहता है कि आप जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हो इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ पीयूसी प्लस फ्री रिजर्व है। अब यहाँ पे पीयूसी नहीं है, यहाँ पे फ्री रिजर्व दिया, तो फ्री रिजर्व कितना भाई साहब का 75 लाख। तो 75 लाख का आपको 10% निकलना है।
तो 75 लाख का 10% कितना आएगा, 7.5 लाख। तो 7.5 लाख से ज़्यादा आप वो डिक्लेयर नहीं कर सकते भाई साहब, याद रखना। तो इट शुड बी अ मैक्सिमम 7.5 लाख का ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पीयूसी मेंशन नहीं है। तो अपन मैक्सिमम कितना डिक्लेयर कर सकते हो, 7.5 लाख अपन मैक्सिमम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते बच्चों, ये हमेशा रखना, क्योंकि बाकी कंडीशन तो एप्लीकेबल नहीं होती है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि तीसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर आपने जितना भी डिक्लेयर किया है, इट शुड नॉट बी विड्रॉल मोर देन 15%। 15% से ज़्यादा विड्रॉल नहीं होना चाहिए पीयूसी का, बट यहाँ पे पीयूसी मेंशन नहीं है, तो याद रखना ये मैक्सिमम उतना नहीं चाहिए। बट 30% इज अ ग्रेटर अमाउंट, याद रखना ये 30% बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गई है, तो ये 30% नहीं होना चाहिए। तो कितना परसेंट होना चाहिए सर, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 10%, दैट इज 7.5 लाख, इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, द प्रपोजल इज नॉट वैलिड ऑफ द कंपनी बिकॉज इट एक्सीड द लिमिट। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई है, थर्ड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन के बेसिस पे आपके कंसेप्ट क्लियर किए बच्चों, आज इतना ही है। अगर आपको लगता है कि ऐसे सीरीज और नहीं चाहिए तो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट ऑन यूट्यूब एंड वी विल कंटिन्यू दिस सेशन।